प्रिय भैया बहनों, आज हम सभी कक्षा अष्टम सामाजिक विषय में इतिहास विषय के अंतर्गत हम जो कल वीडियो में पढ़े हैं कंपनी के अफसर नवाब बन बैठे, इसके बाद है जो टॉपिक वो कंपनी का फैलता हुआ शासन। हमने आपको बताया कि प्लासी युद्ध के बाद और बक्सर के युद्ध के बाद लगभग बंगाल पर पूरी तरीके से अंग्रेजी कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हो गया। लेकिन कंपनी का शासन फैलता कैसे है? क्या वो युद्धों के आधार पे फैलता है या कूटनीतिक आधार पे फैलता है? इसके बारे में हम इस समय चर्चा करेंगे। हमने आपको बताया कि कंपनी ने 23 जून 1757 को प्लासी के युद्ध में मीर जाफर की गद्दारी करने के कारण या धोखा देने के कारण कंपनी जीत गई और उसमें सिराजुद्दौला हार गया। इसके बाद बक्सर का युद्ध जो 1764 को होता है, इसमें भी अवध के नवाब जो कि शरणागत हो जाता है, समर्पण कर देता है अंग्रेजों के सामने, इसलिए वो हार जाता है। और इसके बाद पूर्णतः लगभग बंगाल पे इसका शासन हो जाता है। हम देखते हैं कि यदि हम 1757 से लेकर के 1857 यानी 1857 के क्रम को देखें, यानी कितने वर्ष हुए? अगर 1857 में से 1757 को आप हटा दें तो लगभग 100 वर्ष का समय आता है, यानी 100 वर्ष का इतिहास इसमें समाहित है। के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारतीय राज्यों पर कब्जे की प्रक्रिया को देखें तो कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने आती हैं। महत्वपूर्ण बातें क्या सामने आती हैं कि किसी अनजान इलाके में कंपनी ने सीधे सैनिक हमला करके प्रायः उस पर कब्जा नहीं किया। उसने किसी भी भारतीय रियासत का अधिग्रहण करने से पहले, यानी अगर उसने अपने राज्य में उसको समाहित करता है या उसको अधिकृत करता है, अपने अधीन करता है, तो उसको अपने अधीन करने से पहले वो क्या करता था कि उसके राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक साधनों का उपयोग करते हुए उसको अपने अधिकार क्षेत्र में लेता था। जैसे कि पहले जब कंपनी आई तो बंगाल पे शासन करने के लिए उसने क्या किया? कूटनीतिक का सहारा लिया कि पहले उसने व्यापार करने के लिए कर में छूट मांगा, फिर उसने क्या किया कि धीरे धीरे बंगाल को ही अपने शासन में ले लिया, उसके अपने कूटनीति के माध्यम से या अपनी आर्थिक क्रियाओं के माध्यम से। बक्सर की लड़ाई जो 1764 में होती है, के बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिडेंट तैनात कर दिए। रेजिडेंट का मतलब ये होता है कि अपने शिप सलाहकार कि जो उनके कार्यों को क्रियान्वित करें। ये कंपनी के राजनीतिक और व्यावसायिक प्रतिनिधि होते थे। हमने इससे आपको बताया कि उनके राजनीतिक और व्यावसायिक प्रतिनिधि होते थे और उनका काम कंपनी के हितों की रक्षा करना था। उनका काम क्या था कि कंपनी के हितों की रक्षा करना, यानी कंपनी का किसी भी प्रकार से दोहन ना हो, इसकी जिम्मेदारी किसकी थी? उनके रेजिडेंट की थी। उन्हें आगे बढ़ाना, रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतरी मामलों में भी दखल देने लगे, यानी कि उनका काम जो था उसकी रक्षा के साथ उसको आगे बढ़ाना था। लेकिन रेजिडेंट क्या किए? अपने माध्यम से कंपनी के अधिकारी जो भारतीय राज्यों के भीतरी मामले थे, यानी कि जैसे प्रशासन की व्यवस्था देखना या राजस्व की व्यवस्था देखना, उसमें भी वो दखल देने लगे। और अगला जो राजा कौन होगा, ये किस पद पर किसको बैठाया जाएगा, इस तरह की चीजें भी कंपनी के जो अफसर थे तय करना चाहते थे या तय करने लगे। ठीक, कई बार कंपनी के रियासतों पर सहायक संधि भी थोप दी जाती थी, या जो रियासत इस बंदोबस्त को मान लेती थी उसे अपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं होता था। यानी उसके सेनाओं पे जो अधिकार होता था वो कंपनी का होता था कि कितनी सेना आप रखेंगे, उसे कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती थी।
यानी कि एक तरह से देखें कि उसके अधिकारों को छीन करके अपने अधिकारों को प्रत्यारोपित करना, यानी अपने अधिकार में उसको ले लेना कि हम आपको क्या करना है कि हम डिसाइड करेंगे, हम निर्णय लेंगे कि आप कितनी सेना रखेंगे, आपकी व्यवस्था कैसे चलेगी और आपकी शासन सत्ता का इस्तेमाल आप कैसे करेंगे, ये हम निर्धारित करेंगे। ऐसा कंपनी के अधिकारियों ने निश्चित कर दिया। आगे जब देखते हैं तो कई चीजें, कई समस्याओं पे गहन विचार करने का मन होता है। जैसे कि यदि हम देखें तो सहायक सेना के रखरखाव के लिए वह कंपनी को पैसा देती थी, यानी सेना, सहायक सेना जो अंग्रेज कहते थे कि हम ये बताएंगे कि आपको कितनी सेना रखनी है, इसके रखरखाव के लिए वह कंपनी को, कौन, उस रियासत के राजा, ये उनको क्या करते थे, कंपनी को पैसा देते थे। और अगर भारतीय शासक रकम अदा करने से चूक जाते थे तो जुर्माने के तौर पर उनका इलाका कंपनी के कब्जे में आ जाता था। ये कितनी बड़ी साजिश, कितनी बड़ी कूटनीति का प्रयोग कर रहे हैं कि बिना लड़ाई को लड़े ही वह उस क्षेत्र को अपने अधिकार क्षेत्र में ले रहे हैं। उदाहरण के लिए जब रिचर्ड वेवेल्जी गवर्नर, ये रिचर्ड वेवेल्जी का जिक्र जो आता है, रिचर्ड वेवेल्जी ये गवर्नर जनरल था, ये कंपनी का ब्रिटेन की तरफ से गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था, जो 1798 से लेकर के 1805 तक इसका जो शासन था 1798 से लेकर के 1805 तक था, क्योंकि 5 और 2 लगभग 7 वर्षों का इसका शासन था। उस समय अवध के नवाब को 1801 में, यानी 1801, ये 1805 तक था, 1801 में इसने क्या किया कि अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर कर दिया, क्योंकि नवाब सहायक सेना के लिए पैसा अदा करने में चूक गए और इसी आधार पर हैदराबाद के भी कई इलाके छीन लिए गए। यानी आप देख सकते हैं कि रेजिडेंट की ताकत क्या होती थी, यानी कंपनी के द्वारा जो नियुक्त किए गए रेजिडेंट थे, या स्कॉटलैंड के एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने ये कथन कहा है कि जो जनरल, दरअसल रेजिडेंट रियासत का राजा होता था। मतलब आप एक तरह से ये सोचिए कि भीतरी मामलों में दखल वो इसलिए देता था क्योंकि पूरा अधिकार रेजिडेंट का उस क्षेत्र के लिए, उस क्षेत्र का पूरा अधिकार उस रेजिडेंट के पास होता था, इसलिए वो एक राजा का स्वरूप धारण करके कार्य करता था। हम उसे अहस्तक्षेप की मनचाही या निषेधाज्ञा कह सकते हैं कि जिसके कार्यों में कोई दखल न दे के तहत काम करने की छूट भी देते हैं। जब तक स्थानीय राजा पूरी तरह से अधीनस्थ रहता है, यानी उसके अधीनस्थ का मतलब उसके अधीन कार्य करने के लिए तत्पर रहता है और रेजिडेंट यानी ब्रिटिश सरकार के माफिक काम करता है, तो चीजें आराम से चलती रहती थी। लेकिन शासन के कामों में रेजिडेंट की दखलंदाजी के बिना सब कुछ चल जाता था। जब भी कुछ अलग तरह का घटता है तब भी राजा कोई ऐसा रास्ता अपनाता है जिसे ब्रिटिश सरकार गलत मानती है, तो टकराव और उथल-पुथल पैदा होने लगती है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जो रेजिडेंट तैनात किए गए थे हर रियासतों में, मान लीजिए भारतवर्ष था, ठीक है, यहाँ पे हर एक रेजिडेंट पूरे क्षेत्रों में, यहाँ एक रेजिडेंट होगा, यहाँ एक रेजिडेंट होगा, यहाँ ये रेजिडेंट ऐसा नियुक्त किया जाता था कि जो बंगाल के नवाब की तरह उस रियासत में पूरी तरीके से अधिकार करता था और पूरे मामले की देखरेख करता था। यानी एक राजा का जो स्वरूप था वो धारण करके उस रेजिडेंसी में बैठा हुआ था। अब थोड़ी चर्चा करते हैं टीपू सुल्तान के बारे में। टीपू सुल्तान का जिक्र क्यों आता है? क्योंकि ये उसी ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित है, इसलिए इसकी चर्चा आती है कि जब कंपनी को अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों का पर खतरा
दिखाई देने लगा या दिखाई दिया तो कंपनी ने प्रत्यक्ष सैनिक टकराव का रास्ता भी अपनाया। हमने कहने का अर्थ ये है कि ऐसा नहीं है कि कंपनी ये नहीं चाहती थी कि हम लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे या मारपीट नहीं करेंगे, करेंगे, लेकिन वो कब करेंगे कि जब हमारा रास्ता कूटनीति या षड्यंत्र के माध्यम से सफल नहीं हो पाएगा, उस स्थिति में वो क्या करेंगे, लड़ाई झगड़े पर आएंगे। उस समय दक्षिण भारतीय राज्य मैसूर के का एक उदाहरण से यह बात समझी जा सकती है, जिसका नाम हमने लिया है शेरे मैसूर कहा जाता है उनको। शेरे मैसूर क्यों कहा जाता है, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। एक टीपू सुल्तान की कहानी है, उससे हम ये जानेंगे कि इसको शेरे मैसूर क्यों कहा जाता है। हैदर अली का जो शासन था, हैदर अली का ही ये उत्तराधिकारी था टीपू सुल्तान। हैदर अली इसके पहले जो है राजा थे मैसूर के। हैदर मैसूर क्या था, एक रियासत थी जिसके राजा थे हैदर अली। इनका शासन काल था 1761 से 1761 से 1782। 1761 से 1782। आप देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी जो स्थापित हुई थी वो कितने सन में हुई थी, 1600 में। और 1600 के बाद 1651 से वो बिजनेस करना शुरू किया था। उसके बाद धीरे धीरे बंगाल पे शासन किया और उस समय कब आ गया 1761 का, कि जब हैदर अली का शासन वहां चल रहा था। और उसके खिलाफ जो है, जो विख्यात तो उसके पुत्र थे टीपू सुल्तान, जिसको हम कहते हैं। टीपू सुल्तान का जो कार्यकाल था वो 1782 से शुरू होता है। 1782 से लेकर के 1799 तक, 1782 से लेकर के 1799 तक, यानी इसके बाद के शासक थे टीपू सुल्तान। इनका जो शासन था कि जैसे शक्तिशाली शासकों के नेतृत्व काफी मैसूर काफी ताकत मतलब इनका जो नेतृत्व था, इससे वो जो मैसूर रियासत थी वो बहुत ताकतवर हो चुकी थी। मालाबार तट से होने वाला व्यापार मैसूर से ही होता था, यानी रियासत के नियंत्रण में था, जहां से कंपनी काली मिर्च और इलायची इन सामानों को क्या करती थी, वो खरीदती थी। इस प्रकार से 1785 में टीपू सुल्तान ने 1785 में टीपू सुल्तान ने 1785 में टीपू सुल्तान ने 82 में बना, और 82 के बाद यानी 3 वर्ष के बाद उसने क्या किया कि जो कंपनी इलायची या मसाले खरीदती थी उसको 1785 में इसने क्या कर दिया, रोक दिया। यानी इसके आयात और निर्यात को उसने रोक दिया। क्यों रोक दिया? क्योंकि वो चूंकि शक्तिशाली शासक था। उसके बाद क्या हुआ कि जो उसकी रियासत थी, जैसे उसकी रियासत में जो चंदन की लकड़ी आती थी, काली मिर्च, इलायची का निर्यात, ये सब, और उसके बाद सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को भी कंपनी के साथ कारोबार करने से रोक दिया। यानी दोनों तरीके से कंपनी को पूरी तरीके से व्यापार यानी मालाबार तट से व्यापार करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। और जब प्रतिबंध लगा दिया तो टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारियों से घनिष्ठ संबंध विकसित किए और उसकी मदद से अपनी सेना को आधुनिकृत भी कर लिया। यानी वो पूरी तरीके से समझ रहा था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो किस तरह से अपने बिजनेस को फैला करके हमारे साम्राज्य का विनाश करेगी। सुल्तान ने इन कदमों से अंग्रेज, जो सुल्तान का जो एक कदम था, भाई किसी का व्यापार बिजनेस रोक दिया जाए तो जाहिर सी बात उसके अंदर एक चिढ़ पैदा होगी, उसके अंदर क्रोध आएगा। इससे अंग्रेज बहुत आग बबूला हो गए। उन्हें हैदर अली और टीपू सुल्तान बहुत महत्वाकांक्षी, घमंडी और खतरनाक दिखाई देते थे या दिखाई देने लगे। अंग्रेजों को लगता था कि ऐसे राजाओं को नियंत्रित करना और कुचलना जरूरी है। फलस्वरूप इसके परिणाम क्या हुए कि मैसूर के साथ अंग्रेजों की 4 बार जंग हुई। यानी जो 1782 से 99 तक टीपू सुल्तान था, इसके बीच में लगभग 4 बार
जो है जंग हुई, यानी 1767 से लेकर के 1761 में ये बने हैदर अली, और 67 से लेकर के 82 तक का यानी 5 वर्षों तक इसने युद्ध किया। यानी हैदर अली 5 वर्षों तक हैदर अली ने क्या किया, इस जो है अंग्रेजों से युद्ध किया। उसके बाद 1782 से 1799 तक 1782 से 1799 तक लगभग कितने वर्ष हुए, लगभग 17 वर्षों तक जो है हैदर क्या नाम है टीपू सुल्तान ने क्या किया, उनसे युद्ध किया। एक जगह का नाम है मैसूर में, श्रीरंगपट्टम की आखिरी जंग में कंपनी को सफलता मिल गई। जो 1799 का युद्ध हुआ उसमें श्रीरंगपट्टम नामक स्थान पर कंपनी को सफलता मिली। अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान मार दिए गए और मैसूर का राजकाज पुराने बोडियार राजवंश के हाथों में सौंप दिया गया। इसके साथ ही मैसूर पर भी सहायक संधि थोप दी गई। अब आते हैं टीपू सुल्तान के बारे में, उसको शेरे मैसूर क्यों कहा जाता है। आप जानते हैं कि राजाओं की जो छवि होती है वो अक्सर जनश्रुतियों में ऐसी बनी रहती है, आप पिछले किस्सों में खूब आप यश गान उनका सुने होंगे कि 1782 में मैसूर के राजा बने टीपू सुल्तान, जैसा कि हमने आपको पहले बताया। राजा बनने के बाद उनके बारे में कहा जाता है कि एक बार वे अपने फ्रांसीसी दोस्त के साथ जंगल में शिकार खेलने के लिए गए और वहां एक शेर उनके सामने आ गया। उनकी बंदूक ने मौके पर साथ नहीं दिया, यानी धोखा दे दिया और कटार भी जमीन पर गिर गई। फिर भी टीपू सुल्तान निहत्थे ही शेर का मुकाबला किया और आखिरकार कटार उठा ही ली और अंत में शेर को उन्होंने मार गिराया और इसके बाद इनको शेरे मैसूर कहा जाने लगा। यानी यही छोटी सी घटना है जिसके कारण टीपू सुल्तान को शेरे मैसूर की संज्ञा दी जाती है। तो कंपनी का विस्तार हम लोग पढ़े कि कंपनी का विस्तार कैसे फैला। तो कंपनी का विस्तार 1757 से लेकर के 1857 लगभग 100 वर्षों तक विभिन्न रेजिमेंटों के माध्यम से, व्यक्तिगत लड़ाइयों के माध्यम से, कूटनीति के माध्यम से, राजनीतिक षड्यंत्र के माध्यम से वो धीरे धीरे कंपनी का विस्तार करते रहे और एक समय ऐसा है कि जिससे पूरे भारतवर्ष पर उन्होंने अधिकार कर लिया। धन्यवाद। अगला टॉपिक अगले वीडियो में।